गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें और आपको स्टैंडर्ड 6 से 10th क्लास तक साइंस और मैथ के सारे वीडियो मिले जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो स्टडी में। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको मैथ और साइंस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तब यहाँ पे क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर लिए थे। इसमें एक लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, तो इसको स्टडी करते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि ए बॉडी मूव इन ए प्लेन where the distance of body from a certain fixed point is constant, then body move in सर्कुलर मोशन। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बॉडी एक प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन किसको बोलते हैं कि जैसे ये बोर्ड है वो तुम्हारा क्या होगा, प्लेन हुआ, या कोई भी सरफेस है वो तुम्हारा क्या होगा, प्लेन होगा। तो अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो बॉडी का हर कंडीशन में किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पहले यहाँ पे आया और मूव करके 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 यहाँ पे आया और ये मूव करके यहाँ पे आया और मूव करके यहाँ पे आया। तो अगर सारे डिस्टेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ये बॉडी किस पाथ पे मूव कर रहा है, यानी कौन सा मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ कहते हैं। तो ये आया। जैसे सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे और मूव अराउंड द सन हो गया, या मून मूव अराउंड द अर्थ हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होगा। इसमें एक और देख सकते हो कि जैसे किसी मेला वेला में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, मौत का कुआं होता है, तो जो मौत का कुआं है वो भी तुम्हारा क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। या अगर कोई सर्कुलर पार्क है और उसमें मॉर्निंग के समय में कोई टहल रहे हैं, वो भी तुम्हारा क्या है, सर्कुलर मोशन ही है। ये सब तुम्हारा क्या होगा, सर्कुलर मोशन। एक कंफ्यूजन रहता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक एक्सिस के थ्रू मूव करता है, यानी एक एक्सिस तुम्हारा फिक्स रहता है और उसके द्वारा जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे फैन होता है, फैन क्या है, एक एक्सिस के थ्रू मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन मोशन कहेंगे। अब यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे लिनियर मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब था, उसी तरह इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन में भी है। तो यहाँ पे पहले जानेंगे एक एंगुलर पॉइंट के बारे में, यानी एंगुलर पॉइंट के बारे में, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई ये बॉडी है, यानी अगर ये कोई क्या है बॉडी है, और यहाँ पे अगर मान लो इसका ओ ए जो है वो रिफरेंस एक्सिस है, रिफरेंस एक्सिस, जिसके द्वारा वो क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन में जिसको रेफरेंस एक्सिस मान लिए, यहाँ पे t इक्वल टू क्या है 0 सेकेंड है। अब यहाँ पे ये बॉडी मूव करते करते t इक्वल टू 30 सेकेंड पे वो तुम्हारा मान लो यहाँ पे आया b पे आ गया, ठीक है। उस कंडीशन में जो e वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी ये l आ जाएगा और ये क्या है r है, यानी ये l जो है लेंथ ऑफ आर्क है और ये तुम्हारा क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ट्रेवल बाय बॉडी in t equal to 0 second to t equal to t second and radius of circular path is known as angular displacement। यानी उसको क्या कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू t सेकेंड में जितना लेंथ ऑफ आर्क कवर हुआ वो और रेडियस का जब रेशियो निकालेंगे तो उसको उससे क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू t सेकेंड, और y तुम्हारा क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या मानेंगे थीटा, यहाँ पे रेडियस को l और यहाँ पे r, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा l बाई r। तो इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ऐसा यूनिट पूछेगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये सॉरी रेडियन होता है, रेडियन। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं रेडियन में, जिसको हम क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इससे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो जैसे वहां पर क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यहाँ भी क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज with respect to time is known as angular velocity। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा पढ़ते हैं, और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से और टाइम में तो क्या आ जाएगा टी हो जाएगा। तो इसका अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो ये तो तुम्हारा क्या आ गया रेडियन आ गया, और टाइम में तो क्या आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन है, जहाँ पे कोई बॉडी यहाँ पे मूव किया, तो अगर ये थ्रेड से बांधा हुआ है, ठीक है, अगर थ्रेड से बांधे हुए हो तो इसी पाथ पे मूव करेगा। लेकिन जैसे ही थ्रेड को तोड़ दोगे तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन भागेगा। अगर यहाँ पे है तो इसको थ्रेड को तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में, यानी अगर यहाँ पे है तो इसको तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे है तो इसको जब तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा सेम है, यानी अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, लेकिन हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज रहे तो क्वांटिटी भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is known as angular acceleration। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर इसका ऐसा यूनिट पूछता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम भी क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट में क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, यानी बिना एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या है, ए स्पीड ऑफ बॉडी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains same, but direction always change, or by using law of vector quantity, यानी वेक्टर क्वांटिटी से, by the using law of vector quantity velocity is change, वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। hence acceleration is produced, यानी जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछता है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड linear velocity
ct, an angular relation between angular velocity and linear velocity। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो v इक्वल टू होता है वो r ओमेगा होता है, जहाँ पे v क्या होता है वो लिनियर वेलोसिटी होता है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होगा, और r क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है। यानी ये क्या होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई बाई टी होता है, सॉरी, यानी ये तुम्हारा क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे एक स्टेप थोड़ा और आगे जान जाते हैं, तो तुम्हारा क्या होगा फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है सर्कुलर मोशन में वो दो आता है, एक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी एक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा टुवर्ड्स सेंटर की ओर लगता है, यानी सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपोजिट यानी ये फोर्स एट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के जो अपोजिट में लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जानते हो यहाँ पे अगर कोई बॉडी है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो इधर मूव करेगा, यहाँ पे है कोई बॉडी है तो इधर मूव करेगा, यहाँ पे है तो इधर मूव करेगा, यहाँ पे जो है इधर मूव करेगा। तो जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका वेलोसिटी बार बार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए तब ना वेलोसिटी चेंज होगा। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है टुवर्ड्स सेंटर होता है, यानी सेंटर की ओर लगता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये तुम्हारा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो इक्वल हो तो उस कंडीशन में वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई एक कम हो जाए और कोई एक अधिक हो जाए, उस कंडीशन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अधिक होगा तो सेंटर की ओर बॉडी गिर जाएगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होगा तो सेंटर से बाहर चला जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पे याद रखना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r होता है, जहाँ पे m जो है वो क्या है मास ऑफ बॉडी है, v जो है वो वेलोसिटी और बॉडी है, r जो है वो क्या है रेडियस और सर्कुलर पाथ है। तो ये जनरली अलग पढ़ना है। तो याद रखना है कि कोई भी सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट कराना है तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी का एप्लीकेशन होता है कि जैसे यहाँ पे ट्रेन अगर कहीं पे मुड़ने वाला होगा तो ट्रेन अगर जहाँ पे मुड़ने वाला होता है कि जैसे अगर ट्रेन ऐसे मुड़ेगा तो ये साइड का जो पटरी होता है थोड़ा डाउन होता है, इस साइड का क्या होता है अप होता है, जिससे वो सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो बैलेंस होकर तुम्हारा क्या होगा चलेगा। अगर कुछ ऐसा नहीं रहता
तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे काम नहीं करता है, तो जिससे ट्रेन क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, जहाँ पलट जाता है। उसी तरह यहाँ पे कोई भी नेशनल हाईवे देखते हो, तो जहाँ पे टर्निंग रहता है, तो जहाँ पे टर्निंग रहेगा तो एक साइड देखना हमेशा डाउन रहता है, एक साइड अप रहता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ आएगा, और सर्कुलर पाथ आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिससे वो बॉडी आराम से टर्न हो जाएगा। इसी का एग्जांपल है कि हम साइकिल भी या मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, तो जहाँ टर्निंग आता है तो थोड़ा सा हम कर्व करते हैं अपने बॉडी के, यानी थोड़ा सा हम अपने बाइक या साइकिल को थोड़ा कर्व करके घुमाते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, जिससे तुम्हारा क्या होगा, हम आसानी से वहां घूम जाएंगे। अगर वहां पे कर्व पार्ट नहीं करेंगे तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो साइकिल ऑन बैलेंस भी हो सकता है। तो ये रहा। एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में है, कैसे जानेंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम रेस्ट में बोलेंगे। अगर किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट। जैसे अगर बोल दे कि मूविंग कार रेस्ट में ही मोशन में है, तो जूनियर क्लास में जानते हैं कि वो तुम्हारा क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर एक ही बॉडी है वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। पूछना किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर पूछेगा कि उस कार के अंदर कोई आदमी बैठा है उसके रिस्पेक्ट में, चाहे ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, चाहे कार के किसी पार्ट के रिस्पेक्ट में, तो कार जहां जहां जाएगा वहां वहां सब कोई ना ट्रेवल करेगा, तो वहां पे तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे बॉडी तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, मोशन में होगा, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह मूविंग ट्रेन रेस्ट में है कि मोशन में है, तो ट्रेन के किसी भी पार्ट, ड्राइवर और उस ट्रेन में कोई भी पर्सन बैठे हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में होगा। और अगर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, मोशन में होगा। तो कोई बॉडी रेस्ट है या मोशन में है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट देख लेना, यानी रेफरेंस पॉइंट पूछ लेना। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है, अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो यहाँ पे जो रेस्ट एंड मोशन चैप्टर है वो तुम्हारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसका न्यूमेरिकल किसी भी साइड बुक से या किसी भी न्यूमेरिकल बुक से सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या इस चैप्टर में अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक्स।